Hello, dear pharma aspirants. Welcome to GDC classes. ITBP Pharmacist 2019 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पर्टिकुलर पेपर का। ये पेपर जो है 2019 में हुआ था, वही पेपर को आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स मेन पेपर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी मटेरियल, कोर्स या कोई भी चीज़ है जो कि आपकी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकती है, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी जीडीसी क्लासेस ऐप में। जीडीसी क्लासेस ऐप को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको जीडीसी क्लासेस ये स्टेटमेंट डालना है या एंटर करना है, सर्च करना है, एंड देन उसके बाद आपको जीडीसी क्लासेस ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर देना है। आपको अगर वहां से नहीं मिला तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप डायरेक्टली उस लिंक पे पहुंच जाएंगे जीडीसी क्लासेस ऐप को, और वहां से आपको इंस्टॉल का बटन दबाना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। क्या क्या चीजें अवेलेबल है हमारे जीडीसी ऐप पे? फ्री की डेली क्विज होगी, वीकली क्विज होती है वो फ्री। फ्री डाइजेस्टर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री ई नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे, एंड बाकी जो स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए रहेगी वो सारे अवेलेबल है। आपको बाय करने तो आप बाय कर सकते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम स्पेसिफिक जो है वो भी कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। सारे न्यू कोर्सेज की जानकारी आपको नोटिफिकेशन बटन से मिल जाएगी। ये जो है ये इंटरफेस है, किस तरह से जीडीसी ऐप आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन बार पे जब आप क्लिक करेंगे तो कोई भी न्यू चीज लॉन्च हुई है या कोई भी न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है तो आपको इस नोटिफिकेशन पैनल से मिल चुका होगा। बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जहाँ पे फ्री डेली क्विज जो भी मिलता होगा। एंड आपको फिर भी अगर ऐप को एक्सेस करने में अभी भी तकलीफ आ रही हो तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसमें लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए। आप डायरेक्टली उस जीडीसी क्लासेस वाले ऐप पे पहुंच जाएंगे एंड वहाँ पे आपको जाके सिर्फ इंस्टॉल करना है। गॉट इट? फिर हम मूव करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे, आईटीबीपी फार्मासिस्ट क्वेश्चन पेपर 2019 का, जिसमें कहा गया है ड्रग जो इनिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। ऐसा कौन सा ड्रग है जो इनिबिट करता है टेस्टोस्टेरोन का डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में? डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या है? एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन का। सो इसका जो कन्वर्जन होता है वो कौन सा ड्रग इनिबिट करता है? आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड, बोथ ए एंड बी, एंड डी टमोक्सिफेन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। सो इसमें बेसिकली क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? टेस्टोस्टेरोन का जो कन्वर्जन होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में डीएचटी, वो कौन करवाता है? 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है, वो रिडक्शन कॉज करता है एंड डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कि एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन का उसमें कन्वर्ट करवाता है। तो यही जो एंजाइम होता है इसको इनिबिट करने का काम जो है इन दोनों ड्रग का है। कौन से दो ड्रग? फिनास्टेराइड एंड डूटास्टेराइड। सो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फार्माकोलॉजी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपने देखे होंगे तो उसमें ये दिया गया है 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर करके। सो उसमें आपको वो मिल चुका होगा और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको टमोक्सिफेन पूछा गया है। टमोक्सिफेन जो है वो क्या है? सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ठीक है। सो ये ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाता है टमोक्सिफेन को। गॉट इट? एक बार मैं आपको जस्ट गो थ्रू करवा देती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ भी। सो फिनास्टेराइड क्या है? एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम का, ठीक है। एंड 5 अल्फा रिडक्टेस क्या करता है ये मैंने आपको बता दिया। डूटेस्टेराइड क्या है? ये एक न्यूअर कंजीनर है फिनास्टेराइड का जो कि इनिबिट करता है दोनों टाइप के एंजाइम, टाइप 1 एंड टाइप 2। बट एंजाइम कौन सा? 5 अल्फा रिडक्टेस को ही, उसके जो दो पार्ट्स होते हैं उनको इनिबिट करता है एंड डीएचटी का लेवल डिक्रीज करता है। ऑब्वियसली अगर उस एंजाइम को हम इनिबिट करें तो उसका जो एक्टिव फॉर्म है उसका लेवल तो डिक्रीज ही होगा। देन उसके बाद एंड दस ये दोनों हेल्प करते हैं कि रिड्यूस हो जाता है रिस्क कैंसर डेवलप करने का, प्रोस्टेट कैंसर अप टू 25%। टमोक्सिफेन जो है वो क्या है? सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है एंड पोटेंट एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है जो कि ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करने की ये भी टेक्निक हो सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो सेकंड ऑप्शन है ये दोनों भी रिलेटेड है, दोनों भी सेम साउंड कर रहे हैं, दोनों भी सेम वर्डिंग्स के साथ है, दोनों भी सेम कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सामने से दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में पता नहीं था ना, आपको जस्ट रिस्क लेना था ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए,
तो आप बोथ ए एंड बी क्लिक आराम से कर सकते थे, इसको चूज आराम से कर सकते थे, बिकॉज ये दोनों भी रिलेटेड है। आप एक को कैटेगराइज या कहते हैं ना सेपरेट नहीं कर सकते थे, बिकॉज ये दोनों भी सिमिलर थे। अगर डिफरेंट होता तो जैसे कि टेमोक्सिफेन टोटली डिफरेंट वर्डिंग्स पे आ जाता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिख रहा है। यहाँ पे हमको जिस तरह से वर्डिंग या सिमिलरिटी दिख रही है, तो हम रिस्क लेना चाहते हैं तो हम सी पे क्लिक कर सकते थे। गॉट इट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है, द पीएच ऑफ ह्यूमन टीयर इज, ह्यूमन टीयर का जो पीएच होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 7.2, 8, 7.6 या 4.6। अब जो 4.6 है वो एसिडिक साइड की तरफ हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 के जो आगे के होते हैं 8, 9 ये सब बेसिक साइड हो गए, 7 के नीचे के जो होते हैं 6, 5 ये सब एसिडिक साइड हो गए। सो 4.6 तो ऑब्वियसली पहले ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, बिकॉज ये एसिडिक साइड की तरफ जाता है। अगर टीयर एसिडिक होते तो हमारी स्किन अब तक जल चुकी होती, बिकॉज हम लाइफ टाइम में कितने बार ही रोते हैं। ठीक है। सो ये जो है वो एलिमिनेट हो गया। देन आप पहुंच जाते हैं 75-25 के रेशियो पे, मतलब 75% आपको इनमें से चूज करना पड़ता है। 25 यानी कि आप एक तो एलिमिनेट आराम से कर चुके हैं। अब यहाँ से चूज करना आपके लिए सिंपल हो जाना चाहिए। हम तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7.6। ठीक है, ह्यूमन पीएच, ह्यूमन टीयर का पीएच। हम बाकी के पीएच लेवल भी देख लेते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपके लिए काम आएगा। सो पहला है ब्लड का पीएच, 7.35 टू 7.45 पूछा जा सकता है। देन आता टीयर का पीएच, सिमिलर बेसिस पे ब्लड का पीएच जिस तरह से वैसे टीयर का पीएच भी है 7.2 टू 7.6। सलाइवा का है थोड़ा सा कम, थोड़ा सा बेसिकनेस कम है उसमें, 6.4 से 7 गया। गैस्ट्रिक जूस जो ऑलवेज एसिडिक होता है तो 1 टू 3। देन पेनक्रियाटिक जूस 7 टू 8 याद रखो। इंटरस्टिशियल फ्लूइड 7.2 टू 7.4। CSF दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसी का भी पीएच सेम होता है 7.2 टू 7.4। ठीक है। तो ये दो और ये दिस वन इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये सिमिलैरिटी रख रहे हैं। देन इंटरसेलुलर फ्लूइड जो है 6 के रेंज में आ रहा है। यूरिन का है जो एसिडिक बेसिक दोनों को कवर कर रहा है। 5 तो एसिडिक साइड में थोड़ा सा हो जाता है, 7 न्यूट्रल साइड में और 7 के थोड़ा सा ऊपर जाए तो एसिडिक साइड में। तो ये काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ पीएच दिखाई दे रहा है। ठीक है। देन उसके बाद जैसे कि मैंने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का पहले ही बता दिया था 7.2 टू 7.4। नेक्स्ट आपको पूछा गया है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है वो एस्टेब्लिश की, कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है? CDL जिसको हम कहते हैं। ठीक है। सो ऑप्शन इज दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या गुजरात। सो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कलकत्ता। कोलकाता में ये पर्टिकुलर CDL लेबोरेटरी है हमारी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। इसमें सारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीजें भी है। सो जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुई है एज पर विच एक्ट? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 एंड रूल्स 1945। उसके अलावा हम अदर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज देख लेते हैं, जिसमें जो आती है वो है पहली सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कसौली की। देन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR लखनऊ, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च या इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इज्जत नगर। इंडियन फार्माकोपियल कमीशन कहाँ पे है? गाजियाबाद में। आप मुझे एक चीज बताइए कि ओपीएम फैक्ट्री जो है, इंडिया में 2 ओपीएम फैक्ट्री है, वो ओपीएम फैक्ट्री कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस है, ये भी मैं बता देती हूँ। वो दोनों प्लेसेस के नाम मुझे कमेंट में बताइए वो कौन सी 2 प्लेसेस है जहाँ पे ये दोनों भी फैक्ट्रीज आपको ओपीएम की मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको पूछती हूँ, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए कौन से सब्सटेंस या कौन से ये मटेरियल यूज किए जा सकते हैं? ऑप्शन इज डेक्सट्रोस, NaCl, बोरिक एसिड या ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नॉर्मली हम पैरेंटल प्रिपरेशन में हम आइसोटोनिसिटी एडजस्टिंग सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे सेल का और जो एडजस्टिंग मटेरियल का है उसका मेंटेन रहे, और हमारे इस एजेंट्स जो भी एजेंट डाले उससे हाइपरटोनिसिटी हाइपर या हाइपोटोनिसिटी ना हो, जिसकी वजह से सेल को डैमेज हो सकता है। दैट्स वाई ये जो तीनों भी है ये यूज किया जाता है एज अ आइसोटोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट। जो डेक्सट्रोज का क्वांटिटी है वो हम यूज करते हैं 5% ऑफ सोल्यूशन, NaCl के लिए 0.9%, बोरिक एसिड के लिए इट इज 2%। ये चीज आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। डेक्सट्रोज के लिए 5%,
NaCl के लिए 0.9%, बोरिक एसिड के लिए 2%। आज आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्ट आइसोटोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट के बारे में। कल आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बोरिक एसिड कितने परसेंट ऑफ सोल्यूशन में यूज किया जाता है आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आइसोटोनिसिटी हमने देख ली। अभी आइसोटोनिसिटी से कम का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन बना देता है, हाइपो। ठीक है, और उससे ज्यादा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना देता है। एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो होता है वो सेल स्वेलिंग करता है। लेट मी राइट इट विद दिस पेन। आइसोटोनिक जो सोल्यूशन होता है उसका उसके कंपैरिजन में जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो वो हो जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। एंड उसी आइसोटोनिक सोल्यूशन से जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होने की वजह से जो सेल होता है वो स्वेल होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि सेल स्वेलिंग आपको किस में देखी जा सकती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो आपको आंसर क्या देना है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। और सेल का श्रिंकेज आपको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में दिखाई देगा। ठीक है, सो ये एक्सप्लेनेशन है जिसमें हमने देख लिया कि आइसोटोनिसिटी क्या होता है। लेट्स गो टू एक्सप्लेनेशन। सोडियम क्लोराइड, यस हमको पता है 0.9% यूज करते हैं। आइसोटोनिसिटी का मतलब जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड इज इक्वल टू और सेम एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल सब्सटेंस दैट वी आर बीइंग अप्लाइड। देन 5% डेक्सट्रोज यूज किया जाता है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर देन आइसोटोनिक सोल्यूशन। सेल का स्वेलिंग होता है एंड बर्स्ट हो जाता है, स्वेलिंग एंड बर्स्ट, एंड जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होता है। देन हाइपर मतलब ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर एज कम्पेयर टू आइसोटोनिक सोल्यूशन, श्रिंकेज होता है सेल का। देन डेक्सट्रोज को हम कितना यूज करते हैं, विच कम्स फ्रॉम कॉर्न और व्हीट, इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है टू ट्रीट दी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। देन डेक्सट्रोज को हम 5% हम पहले ही देख चुके हैं। बोरिक एसिड को हम 2% सोल्यूशन के साथ दिया जाता है टू मेंटेन दी आइसोटोनिसिटी, एंड इसको मोस्टली टीयर वाले सोल्यूशन में ऐड किया जाता है। फॉर लोकल एंटीसेप्टिक फॉर्म में हम लोग नॉर्मली क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में, लोशंस में दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको पूछा गया है फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन। सो हमारा जो कीवर्ड है यहाँ पे वो है एडवर्स रिएक्शन। सो ऐसा फार्माकोलॉजिकल साइंस यानी कि आपको यहाँ पे एक ब्रांच पूछी गई है फार्मेसी की, जो फार्माकोलॉजिकल साइंस कलेक्शन से, डिटेक्शन से, असेसमेंट से मॉनिटर करता है एडवर्स रिएक्शन को। एडवर्स रिएक्शन से रिलेटेड कौन सी ऐसी ब्रांच है इन चारों में से जो कि कौन सी ऐसी ब्रांच है इन द सेंस आपको पूछा गया है। एंड ऑप्शंस आर फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोग्नोसी। सो करेक्ट आंसर है यस, विजिलेंस, यानी कि टू सुपरवाइज। विजिलेंस का मतलब होता है टू सुपरवाइज। ठीक है, सो इसी तरह से हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन को सुपरवाइज करते हैं। फार्माकोविजिलेंस जो है वो ब्रांच है जो कि नॉर्मली इस प्रोसेस के लिए होती है। सो ये फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन आपको पूछी गई है। फार्माकोलॉजी क्या होता है, जो साइंटिफिक स्टडी होती है ड्रग की और केमिकल की जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अफेक्ट करते हैं, उसकी जो स्टडी किया कहा जाता है उसको फार्माकोलॉजी कहा जाता है। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक इन द सेंस हाउ ड्रग डज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। आप मुझे एक चीज कमेंट कीजिए, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, जैसे कि हमने फार्माकोडायनेमिक देखा है उसी तरह से फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, और फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है ये पहले मुझे कमेंट कीजिए, और उनके अंदर स्टेप्स क्या होते हैं वो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, so what is pharmacokinetic, what is it and what are the basic processes which are there inside this pharmacokinetic thing। ठीक है, ये मुझे आप अभी के अभी कमेंट करके बताइए। देन ओके, फार्माकोकाइनेटिक ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे। फार्माकोकाइनेटिक मतलब द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो आप किस तरह से याद रखो, डायनेमिक में डी पहले आता है तो यहाँ पे ड्रग पहले आ जाता है, तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज डायनेमिक। ठीक है, एंड व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज काइनेटिक। इस तरह से आप याद रखिए। एंड ठीक है, यहाँ पे बता दिया है कि व्हाट काइनेटिक मीन्स, बट इसमें प्रोसेस क्या है ये मुझे जरूर कमेंट करके बताओ।
कि फार्माकोकाइनेटिक में प्रोसेसेस क्या है, ये आप कमेंट करो, ठीक है। फार्माकोकॉग्नोसी मतलब क्या होता है, जो कि हम लोग क्रूड ड्रग जो कि प्लांट से, एनिमल से, मिनरल रिसोर्सेज से लेते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसके रिलेटेड जो ब्रांच है वो है फार्माकोग्नोसी, ठीक है। काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन था। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 6, यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर आल्सो नोन एज, अगेन इजी क्वेश्चन, यूरेथ्रल सपोजिटरीज को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर बोगीज, पेसरीज, बोथ या नन, ठीक है। इसमें से बोथ नहीं हो सकता और नन नहीं हो सकता, क्योंकि पेसरीज जो है हम वजाइनल, पेसरीज वजाइना, वजाइनल सपोजिटरीज को हम पेसरीज कहते हैं, ठीक है। वजाइनल सपोजिटरीज को हम पेसरीज कहते हैं। सो जो यूरेथ्रल सपोजिटरीज है उसको बोगीज कहा जाता है। सो सपोजिटरीज क्या है? ये एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में जो कि इंसर्ट किया जाता है बॉडी कैविटी में, जो मेल्ट होगा, सॉफन होगा, डिसॉल्व होगा एंड लोकलाइज्ड इफेक्ट या सिस्टमिक इफेक्ट देगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द ड्रग इज गेटिंग एब्जॉर्ब इन द सिस्टम। Then there are mainly 5 types of suppositories: rectal suppositories, then vaginal suppositories जिसको हम पेसरीज कहते हैं, यूरेथ्रल सपोजिटरीज जिसको हम बोगीज कहते हैं, देन नेजल सपोजिटरीज होती है, देन ईयर सपोजिटरीज होती है, एयर कोन्स आते हैं या ऑरिनेरिया कहा जाता है। आप मुझे बताइए कि रेक्टल सपोजिटरीज का शेप क्या होता है, ठीक है। आप मत बताइए, मैं आपको बता देती हूँ। रेक्टल सपोजिटरीज को हम बुलेट शेप सपोजिटरीज भी बोलते हैं, ठीक है। बुलेट शेप सपोजिटरी जो हम मोस्टली प्रैक्टिकल्स करते टाइम इसको हम प्रिपेयर करते हैं फार्मास्यूटिक्स लैब में, ठीक है। सो रेक्टल सपोजिटरीज हो गए, वजाइनल, यूरेथ्रल, इनके जो नाम है वो आप याद रखिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 डन। देन आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको पूछा गया टू आइडेंटिफाई द इमल्शन टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड। इमल्शन टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से चारों में से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं? ऑप्शन इज डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट या ऑल। सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑल। ये तीनों के तीनों टेस्ट जो है इमल्शन को, इमल्शन टाइप को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि डाइल्यूशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, अगर तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है या ऑयल इन वाटर इमल्शन हुआ तो वाटर डालने के बाद वो इमल्शन स्टेबल रहेगा, लेकिन उसी तरह से ऑयल डालने के बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा फेजेस का। तो इसी तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं डाइल्यूशन के टेस्ट के थ्रू। डाई टेस्ट के थ्रू हम डाई यूज करते हैं, जैसे कि स्कारलेट रेड हो गई, ठीक है। मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। डाइल्यूशन टेस्ट तो हमने देख लिया, कंडक्टिविटी टेस्ट तो हम लोग डाई टेस्ट में बताती हूँ पहले। डाई टेस्ट जो होता है, जैसे अमरांत का सोल्यूशन डाल के ऐड किया जाता है इमल्शन में, इट शोज व्हाइट ग्लोब्यूल्स अपॉन द रेड कैनवास अंडर द माइक्रोस्कोप। व्हाइट ग्लोब्यूल्स दिखाते हैं रेड कैनवास पे, व्हाइट ग्लोब्यूल्स दिखाएंगे। सो ये जो होता है इससे हमको पता चलता है कि ऑयल इन वाटर इमल्शन है, बिकॉज ग्लोब्यूल जो है वो ऑयल होंगे और उन्हीं को हम व्हाइट कलर का देख पाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद जो होता है एग्जैक्ट अपोजिट स्कारलेट रेड जो यूज कर किया जाता है, ये ऑयल सोल्यूबल डाई होता है, तो ये ऑयल को कलर कर देता है एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर इमल्शन। देन कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू द इमल्शन टू मेजर इट, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है। कि वाटर नॉर्मली कंडक्टिविटी दिखाता है, ऑयल नहीं दिखाता, तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन आइडेंटिफाई कौन सा टेस्ट है, सॉरी कौन सा इमल्शन है। देन उसके बाद एक फ्लोरोसेंस टेस्ट भी होता है। फ्लोरोसेंस टेस्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ हमारे एमपीएससी के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन जब हमने किया था। तो अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन नहीं किया देखा है तो जाके इस चैनल के वीडियोस में जाइए, वहां पे एमपीएससी का क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट कमिश्नर का डिस्कस कर चुकी हूँ। 2 पार्ट है, 50-50 क्वेश्चन दोनों में डिस्कस किया, आप वो भी देख लीजिए, ठीक है। सो फ्लोरोसेंस बेस्ड ऑन दैट डॉट पैटर्न हमको दिखता है। डॉट पैटर्न कब दिखेगा, जब वो ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा, एंड कंटिन्यूअस फ्लोरोसेंस कब दिखेगा, जब वो वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है द नॉक्शियस और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स टू अ ड्रग दैट अकर्स एट यूजुअल डोज, मतलब नॉर्मल डोज जितना हम ऑलवेज सारे पेशेंट को एक जो डोज देते हैं वही डोज पे अगर आपको नॉक्शियस या अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स आने लगे तो उसको क्या कहा जाता है? एडीआर, एटीपी, एडीडी या एसीटी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज एडीआर, जिसको कहा जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। एटीपी तो हमारा क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यस एटीपी, नॉर्मल एटीपी एनर्जी करेंसी कहा जाता है जिसको। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज अनडिजायरेबल या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके बहुत सारे टाइप्स है, इतना डिटेल में मत जाओ फिलहाल, नॉट नीडेड। सो
एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब होता है जो कि अनडिजायरेबल एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होता है ड्रग का एट यूजुअल डोसेज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देन साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट मतलब अनवांटेड बट ऑफन अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट दैट अकर्स एट थेराप्यूटिक डोज। मतलब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसका जो इफेक्ट है वो हमको देखने ही मिलेगा, इसको कहा जाता है साइड इफेक्ट। एक मेन इफेक्ट के बाजू का जो इफेक्ट होता है उसको साइड इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। जो अनवांटेड होता है, जिसको जो हमें नहीं चाहिए रहता, स्टिल वो हमको बेयर करना पड़ता है, ठीक है। सो इट इज साइड इफेक्ट। देन जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल कोडीन यूज फॉर कफ प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन एज अ साइड इफेक्ट, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए बट वी कैन नॉट अवॉइड। देन सेकेंडरी इफेक्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट इज दी, मैं सारी डेफिनेशन बोल देती हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपके लिए आगे भी यूजफुल रह सकता है, कोई भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट का डिफरेंस एंड ऑल। सो सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है? ये होता है इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। प्राइमरी एक्शन जो बेसिक एक्शन, जो मेन एक्शन के लिए हम ड्रग लेते हैं, उसके बाद का जो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस आता है उसको सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस सेकेंडरी इफेक्ट कहा जाता है। प्राइमरी इफेक्ट जो हमको चाहिए, जिस चीज के लिए, जिस पर्पज के लिए हमने वो ड्रग लिया था, वो तो इफेक्ट दिखाएगा, उसके बाद का जो इफेक्ट दिखाएगा उसको इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू ओवरडोसेज या प्रोलॉन्ग यूज। सो टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है? प्रोलॉन्ग यूज की वजह से जो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? टॉक्सिक इफेक्ट कहा जाता है। देन आता है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग इन इंडिविजुअल और थेरापेटिक डोज। इंडिविजुअल या थेरापेटिक डोज पे टॉक्सिक इफेक्ट दिखना, इसको कहा जाता है इंटॉलरेंस। मतलब आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर डोज को एंड आपको फिर उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। इडियोसिंक्रेसी मतलब इसमें क्या होता है? ये जेनेटिक्स जेनेटिक्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जहाँ पे जेनेटिक थिंग्स जो है वो अफेक्ट करती है। सो इट इज जेनेटिकली डिटरमाइन एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल। मतलब एक जेनेटिक पूरा जो चेन होता है, उसी बेसिस पे वो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, मतलब जेनेटिक बेसिस पे वो चेंजेस दिखाता है, मॉडिफाइड चेंजेस दिखाता है टुवर्ड्स दैट ड्रग, इसलिए वो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है। बिकॉज मेजर पॉपुलेशन में नहीं दिखा रहा, सिर्फ आप में अगर दिखा रहा है तो आपके जीन्स में कोई डिफेक्ट है कि वो ड्रग वहां पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा या एक्शन नहीं दे पा रहा। सो दैट दैट इज इडियोसिंक्रेसी, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी पूछने के ज्यादा चांसेस है। ड्रग एलर्जी क्या होता है? It is immunologically mediated reaction producing stereotype symptoms that are unrelated to pharmacodynamic profile of a drug, generally occur even with with much smaller dose and have a different time. ड्रग एलर्जी मतलब क्या होता है कि ये इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड, हमारे इम्यून सिस्टम जो होती है उसके थ्रू होने वाला जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो होता है, एंड ये नॉर्मली सिम्टम्स दिखाता है, एंड ये जो ड्रग का बेसिक एक्शन होता है उससे अलग ही कोई सिम्टम्स दिखाई दिए जाते हैं, जिसको कहा जाता है एक पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज द होल स्लाइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 डन। यस, नॉट डन। फोटो सेंसिटिविटी एक डेफिनेशन बची है। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब फोटो इन द सेंस फोटो फोटॉन्स ऐसा देख सकते हैं आप, एंड सेंसिटिविटी मतलब लाइट से सेंसिटिविटी। सो इट इज अ क्यूटेनियस रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ड्रग इंड्यूस्ड सेंसिटाइजेशन टू स्क्रीन टू यूवी लाइट। यूवी रेडिएशन की वजह से हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, इसको कहा जाता है फोटो सेंसिटिविटी। गॉट इट? देन उसके बाद पूछा गया ड्रग्स दैट ओवरकम द एक्शन ऑफ पॉइजन आर कॉमनली नोन एज। ड्रग दैट ओवरकम द एक्शन ऑफ पॉइजन उनको क्या कहा जाता है? एंटीडोट्स, antitussive, analgesic या antiviral. So the correct answer for this is it is called as antidote. Antidote कहा जाता है जो ड्रग हमको पॉइजनस एक्शन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। सो अकॉर्डिंग टू WHO आपको ये स्लाइड प्रॉपर नहीं दिखेगी क्योंकि टेबल्स ओवरलैप हो गए, ठीक है। सो प्लीज डू कंसिडर दैट। एंटीडोट क्या होता है? डिफाइंड एज थेरापेटिक सब्सटेंस जो कि यूज किया जाता है काउंटर द टॉक्सिक एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड जेनोबायोटिक्स, ठीक है। सो जो थेरापेटिक सब्सटेंस है मैं बोल रही हूँ तो आप उसको लिख भी सकते हैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा। सो इट इज एन एंटीडोट इज डिफाइंड एज अ थेरापेटिक सब्सटेंस which is used to counter the toxic action of specified xenobiotics.
ठीक है। सो ये जो है वो डेफिनेशन है गिवन बाय WHO। एंटीटसिव क्या है, कफ प्रिपरेशन में हम देखते हैं। एनाल्जेसिक पेन रिलीफ एंड एंटीवायरल क्या होता है, जो वायरल चीजों के लिए हमको वहां से, एंटीवायरल मतलब वायरस को मारने वाले चीज है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम ऑफ द ड्रग्स दिए गए और उसके एंटीडोट्स दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल। इसको याद रखेंगे, आपके मेजर से बहुत सारे क्वेश्चन, मेजर मेजर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने की जरूरत नहीं, हम जस्ट फटाफट एक बार देख लेते हैं। एसिटोमिनोफिन जो होता है पैरासिटामोल कहते हैं, इसका एसिटिल सिस्टीन जो है उसका एंटीडोट है। क्यूरारे ट्यूबरक्यूरारिन के लिए टेंसिलॉन एक है। कॉमेडीन के लिए विटामिन के। डिजिटलिस के लिए डिजिबाइंड होता है। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए मिथिलीन ब्लू है। बेंजोडाइजेपिन के लिए फ्लुमाजेनिल है। आयरन के लिए डेस्पेरल है। लेड के लिए ईटीडी ईडीटीए है या बाल है। देन इथिलीन, इथिलीन पॉइजनिंग के लिए एंटीसोल है। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट है। पेनिसिलिन के लिए एपिनेफ्रीन है। मॉर्फिन सल्फेट के लिए नलोक्सिन है। विनक्रिस्टिन के लिए हायालुरोनिडेज। नियोस्टिग्मिन प्रेलिडोक्साइम। मेस्टिनोन एट्रोपिन। इथिलीन ग्लाइकोल इथेनॉल। कैफीन के लिए एस्मोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स के लिए ग्लूकागॉन। बार्बिचुरेट्स के लिए चारकोल। ये आपको नहीं पूछा जाएगा, मिया प्रोटोनेरॉल, ये नहीं पूछा जाएगा तो इसको मत पढ़िए। कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स जो है उसके लिए एट्रोपिन होता है। हेपारिन के लिए प्रोटोमिन सल्फेट है। आइसोनियाजाइड के लिए विटामिन B6 है। आयरन सॉल्ट्स के लिए डेस्पेरोक्सामाइन है। ठीक है, ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद जो है और भी है, वारफरीन के लिए विटामिन के। सैलिसिलेट्स के लिए चारकोल। क्विनिडीन के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। मस्कैनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स के लिए फाइसोस्टिग्मिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के लिए ग्लूकागॉन। साइक्लोफॉस्फेमाइड के लिए मेसना। देन उसके बाद आता है डोपामिन के लिए फेंटोलामाइन। फ्लोरोयूरासिल के लिए ल्यूकोवेरिन कैल्शियम। इंसुलिन इंजेक्शन ग्लूकोज। मीथोट्रेक्सेट जो कि एंटी कैंसर एजेंट है वो उसके लिए ल्यूकोवोरिन कैल्शियम। देन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट के लिए फाइसोस्टिग्मिन। पोटेशियम के लिए इंसुलिन या एंड ग्लूकोज। क्लोरोक्विन के लिए डायजेपाम। एम्फेटामाइन के लिए प्रोप्रानोलॉल। आर्सेनिक के लिए डाइमर कैपरोल। कार्बामेट के लिए एट्रोपिन। एंड माओ इनिबिटर के लिए फेंटोलामाइन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। गॉट इट। देन एंटीटसिव जैसे मैंने बोला कफ सप्रेसेंट होते हैं, एनाल्जेसिक इज फॉर रिलीविंग द पेन। देन उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन केस ऑफ पैरासिटामोल पॉइजनिंग। पैरासिटामोल पॉइजनिंग के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? ऑप्शन इज डिजिटॉक्सिन, ब्यूटाडीन, मेफेनेमिक एसिड या एन एसिटिलसिस्टीन। जैसे हमने अभी देखा था, सो एन एसिटिलसिस्टीन इज द करेक्ट आंसर, जो कि पैरासिटामोल पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है। ये एसिटामिनोफेन दैट इज पैरासिटामोल, जिसको एसिटिलसिस्टीन एन एसिटिलसिस्टीन यूज किया जाता है। ठीक है, देन सी, एक एंटीडोट के बेसिस पे आपको कितना क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एंटीडोट। देन एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट क्या होता है? ऑप्शन इज डाइमर कैप्रोल, एट्रोपिन सल्फेट, साइनाइड या पेनिसिलमाइन। सो इट इज एट्रोपिन सल्फेट इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए ये एंटीडोट है। देन उसके बाद डाइमर कैप्रोल किसके लिए एंड साइनाइड किसके लिए है? याद करो, अभी पीछे ही हमने पढ़ा है। ठीक है, याद करो। जैसे साइनाइड का हम मिथिलीन ब्लू, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए मिथिलीन ब्लू होता है। ठीक है, एंड डाइमर कैप्रोल किसके लिए? अभी थोड़ा सा याद करो मैंने क्या बोला था डाइमर कैप्रोल, और मुझे बताओ डाइमर कैप्रोल के लिए हमने क्या पढ़ा है, उसका आंसर वो कमेंट लिखो, क्यों पूछा जा सकता है। जैसे आप कमेंट लिखोगे तो आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, देन आपको पूछा गया द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिपैरिन इन केस ऑफ एन ओवरडोज। तो हिपैरिन का ओवरडोज पे, मतलब हिपैरिन पॉइजनिंग पे क्या कौन सा एंटीडोट है? हमको पता है प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट जो है वो एंटीडोट है हेपारिन का ओवरडोज के लिए। एंड दूसरे जो ऑप्शन है उसके है हेपारिन सल्फेट, डेक्स्ट्रेन सल्फेट, एनक्रॉड। सो व्हाट इज एनक्रॉड? एनक्रॉड इज एंटीकोएगुलेंट प्यूरिफाइड फ्रॉम वेनम ऑफ मलेशियन पिट वाइपर, जो फंक्शन करता है बाय इनएक्टिवेटिंग दी सर्कुलेटिंग प्लाज्मा फिब्रिनोजन को इनएक्टिवेट करता है एनक्रॉड। भले ही आपको नहीं पता था, अभी आपको पता चल चुका है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनक्रॉड। ठीक है, देन यस, एंड ये यूज किया जाता है इस्केमिक स्ट्रोक के लिए, बिकॉज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इस्केमिक स्ट्रोक के यूज में इसको यूज किया जाता है एनक्रॉड को। ठीक है, देन उसके बाद आता है ओपियम पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 says that opium poisoning is can be overcome by
पायरिडॉक्सिन, डिगॉक्सिन, नलोक्सोन या आइसोस्टिकमिन। सो करेक्ट आंसर इज नलोक्सोन से हम लोग ओपियम पॉइजनिंग को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल सुक्रोज सिरप इज 90% वेट बाय वॉल्यूम, 80% वेट बाय वॉल्यूम, 85% वेट बाय वॉल्यूम या 95% वेट बाय वॉल्यूम। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन द करेक्ट आंसर इज 85% वेट बाय वॉल्यूम का सिंपल सुक्रोज सिरप होता है, सिंपल सुक्रोज सिरप। सो एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 85% वेट बाय वॉल्यूम, जबकि आईपी और पीपी के अकॉर्डिंग इट इज 66.7% वेट बाय वेट। 66.7% वेट बाय वेट होता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया, एंड इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, 1.313। गॉट इट, याद रखो, पूछा जा सकता है 1313 कितना ही याद रखने टाइम लगता है। देन उसके बाद आपको पूछा गया शेप ऑफ द वजाइनल सपोजिटरीज आर। आप इसके पहले हमने यूरेथ्रल सपोजिटरीज का शेप पूछा था, एक टॉपिक से अगेन कितने सारे क्वेश्चन। सो शेप ऑफ वजाइनल सपोजिटरीज आर ओविफॉर्म शेप, टॉर्पिडो शेप, पेंसिल शेप या नन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ओविफॉर्म शेप की सपोजिटरीज होती है। सो रेक्टल सपोजिटरीज कोन या टॉर्पिडो शेप या बुलेट शेप की होती है। वजाइनल पेसरीज जो होती है ग्लोब्यूलर, ओविफॉर्म, कोन या वेज शेप की होती है। यूरेथ्रल वोगिस जो है थिन पेंसिल शेप्ड होती है। देन उसके बाद नेजल जो है थिन पेंसिल शेप्ड होती है, और ईयर के लिए ईयर कोन्स होते हैं। ठीक है, ईयर कोन्स होते हैं ईयर के लिए। देन उसके बाद आता है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 सेज द एवरेज पल्स प्रेशर। यहाँ पे पल्स प्रेशर बहुत बेसिक एपीपी एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन है। जो एवरेज पल्स प्रेशर होता है वो कितना होता है, 40 mmHg, 50 mmHg, 120 mmHg या 10 mmHg। सो पल्स प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी याद कर लीजिए। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोल प्रेशर माइनस डायस्टोल प्रेशर। सिस्टोल प्रेशर कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg, एंड डायस्टोल प्रेशर कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। दोनों को माइनस किया, एक दूसरे से माइनस करके हमको मिलता है 40 mm ऑफ Hg, और ये जो 40 mm ऑफ Hg है वो है हमारा एवरेज पल्स प्रेशर। गॉट इट, ये भी आप देख लो कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये भी एक बार चेक कर लो। देन आता है क्वेश्चन नंबर 17 जो कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज यूज टू ग्रास्प दी हैवी टिश्यू। हैवी टिश्यू को ग्रास्प करने के लिए क्या यूज किया जाता है, बैबकॉक, कोचर, फोस्टर, फोएस्टर या डाइसेक्टर। सो बैबकॉक, कोचर, फोएस्टर या डाइसेक्टर, ये सर्जिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया है, सर्जिकल फार्मेसी से। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कोचर फोर्सेप बोला जाता है उसको। सो लेट अस सी दिस आर द फोर्सेप्स एंड अगेन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। बेसिकली हम ये सब पढ़ते नहीं है, तो आपके लिए काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सो कोचर जो फोर्सेप है वो क्लैम्प करता है मैसिव हैवी टिश्यूज को। ठीक है, बैबकॉक फोर्सेप जो होता है फिंगर रिंग रैच्ड नॉन परफोरेटिंग फोर्सेप होती है, जो डेलिकेट टिश्यू को हैंडल करने के लिए यूज की जाती है। फोर्स्टर स्पॉन्ज फोर्सेप को ऑल्सो बोला जाता है फोर्स्टर बेलेंज स्पॉन्ज फोर्सेप, जो कि गॉज स्क्वायर्स को एब्जॉर्ब, स्पॉन्जेस को होल्ड करने के लिए बेसिकली लेते हैं। डाइसेक्टिंग फोर्सेप जो होती है वो ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है। जो डाइसेक्टिंग फोर्सेप जो होती है वो हम नॉर्मली प्रैक्टिकल्स में भी यूज करते हैं। दिस इज द डाइसेक्टिंग फोर्सेप जो कि हम लोग ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। कोचर वाली ये है। देन आपको बोला गया बैबकॉक जो डेलिकेट टिश्यू को हैंडल करती है ये है। देन फोर्स्टर स्पॉन्ज फोर्सेप जो कि स्पॉन्ज को हैंडल करने के लिए होती है, स्पंजेस को जो एक्सेस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है उसके लिए। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जो मेडिकेशन द मेडिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। जो मेडिकेशन सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू हमको मिल सकती है उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर ओटीसी ड्रग, ओरल ड्रग, लेजेंड ड्रग या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ओटीसी ड्रग इटसेल्फ सजेस्ट दैट इज ओवर द काउंटर ड्रग। सो ए गया, बी गया, इसमें से आपको बी एंड सी से चूज करना था। बहुत इजी ऑप्शन होने की वजह से यू कैन आराम से फाइंड आउट कि सी विल बी द करेक्ट आंसर इवन दो यू वर नॉट नोइंग अबाउट दिस। ठीक है, क्योंकि वाई यू आर नॉट नोइंग अबाउट दिस, बिकॉज हम जो इंडिया में है ये यूज नहीं करते, एज अ लेजेंड ड्रग नाम नहीं यूज करते। ठीक है, हम इसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। तो लेजेंड ड्रग जो है वो नॉट कॉमनली यूज इन इंडिया, बट यूएसए में इसको यूज किया। ये ड्रग जो होते
इनको लेजेंड ड्रग बोला जाता है, दैट इज अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए एंड नीड अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन टू बी परचेस्ड। सो हम यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं, वहाँ पे वो लोग लेजेंड ड्रग बोलते हैं। ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर, आप जस्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे क्रोसिन। गॉट इट। देन आता है क्वेश्चन नंबर 19, जो आपको कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। आयरन का एब्जॉर्प्शन किसके प्रेजेंस में इंक्रीज होता है? ऑप्शन ए इज विटामिन ए, विटामिन बी, फेरिटीन या विटामिन बी 12। अब विटामिन ए जो है नाइट ब्लाइंडनेस क्योर करने के लिए होता है, ठीक है। देन विटामिन बी क्या है? विटामिन बी के सेवरल सब टाइप है। फेरिटीन क्या है? फेरिटीन तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, कंट्रोल करता है। लेट्स सी, मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन बी 12 इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम साइनोकोबालेमिन बोलते हैं। आपको ये भी साइनोकोबालेमिन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपको ऐसा पूछ सकते थे कि विटामिन बी 12 में कौन सा मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि साइनोकोबालेमिन है तो कोबाल्ट होता है, तो ये कोबाल्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। सो विटामिन बी 12 जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन एनहांस करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड एनीमिया जो होता है विटामिन बी 12 के डेफिशिएंसी से, उसको कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया। सो एनीमिया जो होता है विटामिन बी 12 के डेफिशिएंसी से, उसको पर्नीशियस एनीमिया बोला जाता है। इंपॉर्टेंट अगेन। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके किसके कमी की वजह से, कौन से विटामिन की कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? कमेंट डाउन बिलो कौन से इसके विटामिन के कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। फेरिटीन क्या है? ये यूनिवर्सल इंट्रासेलुलर प्रोटीन होता है जो आयरन को स्टोर करता है एंड रिलीज करता है कंट्रोल फैशन में, जो बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड नीड जो है फेरिटीन जो आयरन को है स्टोर करके रखता है एंड देन जब चाहिए रहता है तब रिलीज भी करता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20 says, which of the following is sialoglycoprotein? Option is heparin, adrenaline, erythropoietin या serotonin. So adrenaline तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का हार्मोन हो गया, हेपेरिन तो क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। एड्रेनालिन कब होता है? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। देन सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन ऐसा हार्मोन है जो कि सियालोग्लाइकोप्रोटीन है। जब हम बेसिक, आई थिंक केडी त्रिपाठी में पहली लाइन इरिथ्रोपोइटिन के बारे में यही दी गई है, दैट इट इज अ सियालोग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। सो व्हाट इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, sialoglycoprotein is nothing but it is a combination of sialic acid and glycoprotein, which is itself it is a combination of sugar and protein. sugar and protein का combination आप कैसे जान सकते थे? glyco means glycon and protein means protein, glycons means sugar, so sugar and protein का एक combination है। and erythropoietin is a sialoglycoprotein जो कि प्रेजेंट होता है किडनी में, एसेंशियल फॉर नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20। देन आता है क्वेश्चन नंबर 21, which says that the Pharmacy Council of India was first constituted in the year। Pharmacy Council of India कौन से पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 1948, 1949, 1947 या 1999? सो द करेक्ट आंसर इज 1949 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, क्योंकि फार्मेसी एक्ट आया 1948 में। इसी एक्ट के तहत 1949 में पीसीआई को बनाया दिया गया। ये क्या है? एक सेंट्रल काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करता है होल ओवर इंडिया। देन द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नोन एज सेंट्रल काउंसिल, ये जैसे मैंने अभी बताया कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 9 अगस्त 1949 को। किसके रिकमेंडेशन या अंडर विच एक्ट? इट इज फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948। फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948 का बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक्ट क्यों बनाया था? ये बनाया था फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने, हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको एडवांस करने, उसको हायर लेवल पे पहुंचाने एंड उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बना गया था। एंड ये रिकॉन्स्टिट्यूट, ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वो रिकॉन्स्टिट्यूट कितना होता है? एवरी 5 ईयर वो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। इसके कॉम्पोजिशन में प्रेसिडेंट चेंजेस होते रहते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई? करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है? ये मुझे बताइए कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देन उसके बाद बोला गया है
PCI question number 22, that is PCI Pharmacy Council of India is reconstituted in every, हर कितने सालों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉन्स्टिट्यूट होता है? ऑप्शन आर 3 years, 4 year, 2 years या 5 year. सो हर 5 सालों में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इज द करेक्ट आंसर. ये सारी चीजें मैंने जूरिस्प्रूडेंस की एक सीरीज में रिलीज करूंगी या ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ. ये वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जस्ट रिलीज की देरी है. उसमें मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दी है. जब कब रिलीज हुआ तब पूरा डिटेल में एक्ट्स है, सारे एक्ट्स है, जूरिस्प्रूडेंस की पूरी सीरीज आएगी. अगर वो यूट्यूब पे आएगी या फिर वो जीडीसी वाले ऐप पे आएगी, दैट विल बी टोल्ड टू यू. तो आप बेसिकली उस सीरीज को देख सकते हो, जिससे आपका सारे एक्ट्स का काम हो जाएगा. ठीक है. तो पीसीआई जो है एवरी 5 year कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. केमिकली मॉर्फिन इज, क्वेश्चन नंबर 23, मॉर्फिन क्या है? अमीनो ग्लाइकोसाइड, टर्पीन, ग्लाइकोसाइड और अल्कोलॉइड. सो द करेक्ट आंसर इज मॉर्फिन इज एन अल्कोलॉइड. एंड मॉर्फिन जो है, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, मॉर्फिन जो है वो पेन को ट्रीट करने के लिए, जब सीवियर पेन होता है, जैसे कैंसरस पेन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है. जो डेली राउंड द क्लॉक पेन होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म ओपियोइड ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है. ठीक है. ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक के ग्रुप में बिलोंग करता है. एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है इसमें, नेचुरली ऑकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है मॉर्फिन में. ठीक है. डन विद दिस क्वेश्चन. देन इज क्वेश्चन नंबर 24 विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. जब भी आपको नॉट, के नॉट, एक्सेप्ट, ये जो वर्ड्स आते हैं ना, उसको ध्यान से पढ़िए, चाहे तो अंडरलाइन कीजिए अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो. पर ये चीजों को ध्यान से पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर. कौन सा है जो ओपियोइड रिसेप्टर नहीं है? म्यू, बीटा, डेल्टा या कप्पा. सो द करेक्ट आंसर इज बीटा. बीटा नाम का कोई रिसेप्टर ओपियोइड रिसेप्टर नहीं है, जबकि म्यू रिसेप्टर है, डेल्टा है, कप्पा भी है. सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. आई थिंक दिस इज वेरी 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 फेंटली विजिबल. मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से यहाँ पे रिसेप्टर दिया गया है, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन, सिलेक्टिव अगोनिस्ट क्या और सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट क्या है. यहाँ पे बेसिकली सिर्फ रिसेप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें आता है म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर, देन आता है नोसी रिसेप्टर, नोसिसेप्शन या ऑर्फन रिसेप्टर होता है. जो म्यू रिसेप्टर जो होता है वो, उसका सिलेक्टिव अगोनिस्ट कौन है? मॉर्फिन है, सुफेंटेनिल है. ठीक है. एंड उसका एंटागोनिस्ट जो है नेलोक्सेन है, नेल्ट्रेक्सोन है. ठीक है. ये म्यू रिसेप्टर है. देन कप्पा रिसेप्टर का सिमिलरली दिया गया है. ये सब चीजें आपको केडी त्रिपाठी से मिल जाएगी. केडी त्रिपाठी से आपको ये चीजें मिल जाएगी. सो बेसिकली हमको सिर्फ रिसेप्टर का क्वेश्चन था, तो हमको पता है ये 4 टाइप के रिसेप्टर है. ठीक है. देन उसके बाद आपको पूछा गया है Balfour with bladder blades is used to retract wound during. So again surgical pharmacy kind of question पूछा गया है, जिसमें पूछा गया Balfour with bladder blade is used to retract wound during deep abdominal, shallow incision, deep abdominal incision, shallow incision, chest incision या superficial incision. अभी मुझे बताओ, शैलो और सुपरफिशियल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. सो दोनों भी देने का मतलब सो ये दोनों नहीं होंगे. डीप एब्डोमिनल हो सकता था, जिसमें आप 50-50 पहुंच जाते थे 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद. एंड देन नेक्स्ट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी. आपको लेना है तो आप रिस्क ले सकते थे इस क्वेश्चन में. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डीप एब्डोमिनल इंसिशन. So surgical retractor helps surgeons and operating room professional to hold an incision और wound opening during surgical process. जो wound opening को hold करने का काम जो रहता है वो surgical retractors करता है. And self retaining retractors hold their shape and position once set in place. एक बार सेट करने के बाद वो वहीं पे पोजीशन सेल्फ रिटेनिंग वहीं पे अपनी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं. Then is question number 26, which says that a medical prescription is an order tossed by qualified healthcare professional to. जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है वो किसको दिया जाता है? ठीक है. इज एन ऑर्डर टॉस्ड, ऑर्डर बोला गया है. ठीक है. मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एज सच तो पेशेंट को दिया जाता है, बट ये ऑर्डर रहता है किसके लिए? ये ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट के लिए. ये बात हमने बेसिक से पढ़ी हुई है. ऑप्शंस आर डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियन या फार्मासिस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज फार्मासिस्ट के लिए वो एक ऑर्डर होता है, जो कि एक ऑर्डर दिया जाता है बाय द डॉक्टर्स टू डू द थिंग्स विच आर बीन टोल्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन टू डिस्पेंस दोस थिंग. पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है. इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ही एज सच इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपको पूछा गया पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कौन से जिसमें डेट आता है, नेम आता है, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट,
सुपरस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, टेक 2 मतलब सुपरस्क्रिप्शन आरएक्स के बाद सारी मेडिसिन लिख दी जाती है, उसका मतलब होता है आपको ये सारी मेडिसिन लेनी है, टेक 2। देन इंस्क्रिप्शन होता है जिसमें मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ पे नेम, क्वांटिटी, कैसे होता है मैं बता देती हूँ। अगर ये प्रिस्क्रिप्शन है तो आपका यहाँ पे पहले नेम, डेट, एड्रेस वगैरह जो चीजें होगी वो होगी। देन यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन होगा, देन उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी होगी, नेम ऑफ ड्रग, एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी होगी 1 2 3 जैसे लिखने देनी है। देन उसके बाद डायरेक्शन टू द पेशेंट होगा, यहाँ पे सिग्नेचर कैसे लेनी है उसके नीचे होगा। देन उसके बाद रिन्यूअल डेट, साइन, सिग्नेचर लास्ट में सब आ जाएगा। गॉट इट? This was about the prescription. It will contain the name, quantity and so on. Signature मतलब क्या होता है? Direction to the patient. Signature के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है. What is signature? It is nothing but it is direction to the patient. Renewal कब करना है? If instructed, then उसके बाद signature, address and registration number of the prescriber. Okay, so this was all about prescription. Next is question number 27. OTC stand for, OTC का मतलब क्या होता है? Question again. Easy question. What is OTC? OTC means A, over the counter, over the cost, over the center या none. So the very correct answer is over the counter. Over the counter medicines जो लेते हैं उसको. Question number 28 आपको पूछा गया superscription sign is in prescription is written by, written by नहीं written in. कौन से लैंग्वेज में ये जो सुपरस्क्रिप्शन के साइन होते हैं वो कौन से लैंग्वेज में होते हैं? बोल्ड लेटर, स्मॉल लेटर, लैटिन में या नंबर में? सो इट इज रिटन इन लैटिन वर्ड, आर एक्स ये जो है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। देन उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कहा गया है डिस्पेप्सिया इज अ टर्म फॉर नोशिया, वॉमिटिंग, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स या एब्डोमिनल पेन। सो डिस्पेप्सिया जो है वो एब्डोमिनल पेन से रिलेटेड एक टर्म है। इसमें क्या होता है? इंजेशन, इनडाइजेशन होता है, डाइजेशन नहीं होने की वजह से हमको डिस्कम्फर्ट और पेन होने लगता है अपर एब्डोमिनल में, ठीक है, अपर एब्डोमिनल में जब हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा पीने की वजह से। एंड ये एक डिजीज नहीं है बट ये एक सिम्टम होता है, इनडाइजेशन ये एक सिम्टम हो सकता है, ठीक है, कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। सो डिस्पेप्सिया इट इज रिलेटेड टू abdominal pain. Then is question number 30. An unpleasant burning feeling felt behind the breastbone after accompanied by a sour or bitter taste in the throat is caused by acidity, peptic ulcer, gastroesophageal reflux and overdose of antibiotic. इसमें क्या बोला है? सावर टेस्ट एंड बीटर या सावर टेस्ट आता है थ्रोट में। एंड अनप्लीजेंट फीलिंग होती है ब्रेस्ट बोन की, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक अनप्लीजेंट फीलिंग होती है एंड यहाँ पे हमको थ्रोट में काइंड ऑफ बीटर सावर टेस्ट, कभी कभी है ना जलजलापन भी होता है। तो ये किससे होता है? एसिडिटी की वजह से, पेप्टिक अल्सर की वजह से, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से या ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से। एसिडिटी की वजह से नॉर्मली हमको बोलते हैं ना ज्यादा डकार आती है, सो एसिडिटी की वजह से वो चीज होगी। एसिडिटी की वजह से हमको यहाँ पे एज सच थ्रोट पे वैसी फीलिंग नहीं आएगी। पेप्टिक अल्सर की वजह से स्टमक में जो भी प्रॉब्लम होगा, पेन, वो वहां पे होगा। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं। ये जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, मतलब जो एसिड होता है वो रिफ्लक्स हो जाता है, हमारे ईसोफेगस में आ जाता है एंड ईसोफेगस में आने की वजह से वो एसिडिक कंडीशन में होने की वजह से यहाँ पे जलता भी है और बिकॉज ऑफ एसिडिटी और वही टेस्ट, बिटर सा गंदा सा टेस्ट हमारे गले में आ जाता है। ये होता है, बहुत बार होता है। सो व्हाट इज दिस गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसको कहा जाता है? ये कंडीशन होती है जब डेवलप होती, कब होती है? जब रेट्रोग्रेड मतलब रिवर्स फ्लो होता है एसिड का फ्रॉम स्टमक इनटू द इसोफेगस, बैक इनटू इसोफेगस, एंड इट इज अ नॉन एरोसिव रिफ्लक्स डिजीज और एरोसिव इसोफेजाइटिस बेस्ड ऑन हाउ एसिडिक दैट एसिड इज, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31 विच सेज दैट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो किसका सिक्रीशन रिड्यूस करते हैं? ए म्यूकस, बी गैस्ट्रिक एसिड, सी पेप्सिन या डी ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज बी, गैस्ट्रिक एसिड जो है उसका सिक्रीशन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रिड्यूस करते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, अभी आप मुझे कमेंट में एग्जांपल्स दो, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, examples of PPI. Please give me comment down below what are the examples of proton pump inhibitor. So the proton pump inhibitor effectively blocks the gastric acid secretion by irreversibly binding to and inhibiting the hydrogen potassium, that is hydrogen potassium ATPase pump जो होता है
इसको वो इनहिबिट कर देता है। दिस पंप दैट रिसाइड्स ऑन द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द पैराइटल सेल मेम्ब्रेन, सो इसको इनहिबिट करने का काम इसका होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है। गॉट इट? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31. Then is question number 32. A state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease is called. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार हम इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे पूछा एक स्टेट है जिसमें कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग है, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज होना इज नॉट अ दैट कंडीशन, बट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑल इन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए। तो उसको क्या कहा जाता है? सो द ऑप्शन इज ऑप्शन ए हेल्थ, ऑप्शन बी फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ या ऑप्शन डी एंड्योरेंस। सो द करेक्ट आंसर इज हेल्थ। हेल्थ बोला जाता है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। एंड ये किसकी डेफिनेशन? इट इज गिवन बाय WHO इन 1948 में ये डेफिनेशन दी गई है। देन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 33 ये है, हीमोक्रोमैटोसिस कैन बी डिटेक्टेड बाय लिवर फंक्शन टेस्ट, फेरिटिन ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट या यूरिन एनालिसिस एवरेज। सो पहली तो बात ये हीमाटोक्रोमैटोसिस, जैसे कि हीम ये शब्द आ गया, ये वर्ड आ गया, इससे आपको रिलेट कर देना चाहिए था, ये ब्लड से रिलेटेड कुछ तो होगा। लिवर फंक्शन टेस्ट तो हम क्या देखते हैं इसमें? HGOT HGPT हम देखते हैं, ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। यूरिन एनालिसिस में हम लोग यूरिनरी या किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। मैंने ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB फार्मासिस्ट 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया था। सो किडनी फंक्शन टेस्ट में हम क्या देखते हैं? इन्यूलिन का क्लियरेंस, इन्यूलिन या क्रिएटिनिन का क्लियरेंस, इन्यूलिन या क्रिएटिनिन का क्लियरेंस देखते हैं, ठीक है। CBC में तो हम लोग नॉर्मल ब्लड काउंट देखते हैं, एरिथ्रोसाइट का, WBC का, न्यूट्रोफिल क्या है जो भी, वो देखा जाता है। इट इज अ फेरिटिन ब्लड टेस्ट which can be detected detect this हीमोक्रोमैटोसिस, ठीक है। सो अगर आपको नहीं भी पता होता तो आपको एलिमिनेट करके आप देखते तो अपने आप वो आंसर पे पहुंच जाते, ठीक है। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं थी। So serum ferritin is used. This test measures the amount of iron which is stored in liver. लिवर में जो आयरन स्टोर होता है उसी को मेजर करने का ये टेस्ट का काम होता है। एंड लेवल जो है वो वेरी हाई हो जाता है हीमेटोक्रोमैटोसिस में, हीमेटोक्रोमैटोसिस में इसका लेवल हाई हो जाता है। एंड ये हम फेरिटिन ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 विच सेज दैट पल्सेटिंग एंड थ्रोम्बिंग हेडेक। पल्सेटिंग एंड थ्रोम्बिंग हेडेक जो होता है वो किसका इंडिकेशन है? सो इट इज माइग्रेन, टेंशन, इन्फेक्शन इन CSF या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन। सो यस, द माइग्रेन का डेफिनेशन जो है वो यही डेफिनेशन है, पल्सेटिंग एंड थ्रोम्बिंग हेडेक होता है, जैसे कि कोई लाइक एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे कुछ तो बोलते हैं ना, कुछ तो ठोक रहा है सर में, इस तरह की फीलिंग होती है। सो इट इज द माइग्रेन। तो माइग्रेन इज अ टाइप ऑफ हेडेक जो अकर होता है विद द सिम्टम्स सच एज नॉशिया होती है, वॉमिटिंग होती है, हम सेंसिटिविटी हो जाती है टुवर्ड्स द लाइट या टुवर्ड्स साउंड। एंड इट इज अ थ्रॉम्बिंग पेन, इट इज फेल्ट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द हेड, एक ही साइड ऑफ द हेड होता है, इसलिए इसको माइग्रेन कहा जाता है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, ABC एनालिसिस ऑफ ड्रग इन इन्वेंटरी कंट्रोल इज बेस्ड ऑन। जो ABC एनालिसिस होता है ड्रग का इन्वेंटरी के लिए, वो किसके ऊपर बेस्ड है? एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, based on the distribution of drug alphabetically, both A and B या none. So the correct answer is एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट। कॉस्ट के बेसिस पे जिस तरह से ड्रग स्टोर का इन्वेंटरी का एनालिसिस होता है उसको कहा जाता है ABC एनालिसिस, जिसमें ए क्या होता है? ए मतलब जो हाई कॉस्ट आइटम्स जो होती है, हाई कॉस्ट आइटम जो होती है उसको ए आइटम बोला जाता है। हाई कॉस्ट मेडिसिन जो 70% ऑफ वैल्यू को कवर अप कर लेती है, हाई कॉस्ट होने की वजह से जितना हम फंड्स डाल रहे हैं उसमें से 70% ऑफ वैल्यू रहती है, लेकिन वो हमको कितना कितना स्टॉक रहता है उसका, ओनली 20% ऑफ आइटम ऐसी रहती है जिसकी इतनी हाई प्राइस रहती है। 20% ही हम ले लाते हैं, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक रखने का कारण यही है कि इसका अमाउंट जो है ज्यादा है। सो इफ इट गॉट एक्सपायर तो वो नुकसान होता है, इसलिए हम लोग इसको लिमिटेड क्वांटिटी में रखते हैं। 20% का स्टोर का जो सामान होगा वो ये 70% अमाउंट वाली, मतलब हायर अमाउंट वाली मेडिसिन होगी, उसको कहा जाता है ए आइटम। बी आइटम कौन से आइटम होगी? मीडियम, दैट इज 30% ऑफ आइटम अकाउंट एंड 25% ऑफ एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, मतलब अमाउंट रहेगी। सी आइटम जो होती है वो बल्क में होती है, हम लोग उसको ज्यादा अमाउंट में रखते हैं एंड इसकी वैल्यू भी है वो कम होती है, कम अमाउंट है इसलिए हम लोग ज्यादा उसको स्टॉक इन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये है ABC एनालिसिस। एक होता है फीफो मेथड। व्हाट इज फीफो मेथड?
ये आप मुझे बताओ, व्हाट इज फीफो मेथड इन इन्वेंटरी कंट्रोल। प्लीज कमेंट व्हाट इज फीफो मेथड। मैंने आपको अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, वन बाय वन सबका कमेंट कर दीजिए एंड इसका भी बताइए व्हाट इज फीफो मेथड इन इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल में फीफो मेथड क्या है, ये आपको प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। देन इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें बोला है प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू अ पर्सन विलिंग टू एंटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। एक यूनिफॉर्म एजुकेशन देना, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग देना किसी पर्सन को जो विलिंग है, खुद के इच्छा से फार्मेसी प्रोफेशन में आना चाहता है, ये ऑब्जेक्टिव किसका होना चाहिए? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, नार्कोटिक्स एक्ट का, फार्मेसी एक्ट का या पॉइजन एक्ट का? तो हम एलिमिनेशन के ट्रिक से जाएंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक क्या करेगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक को रेगुलेट करेगा। पर्सन जो एजुकेशन में आना चाहिए, इससे कोई रिलेशन नहीं है, गॉट आउट। नार्कोटिक एक्ट जो नार्कोटिक ड्रग से डील करेगा, व्हाई इट इज हैज टू डू समथिंग विद एजुकेशन या ट्रेनिंग किसी पर्सन की, गॉट आउट। पॉइजन एक्ट अगेन पॉइजन से रिलेट करेगा, व्हाई टू गेट इन दिस एजुकेशन फील्ड। दिस इज अ फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट का बेसिक मोटिव होता है कि फार्मेसी पर्सन को ट्रेनिंग देना, फार्मेसी एज अ प्रोफेशन को एडवांस करना, हायर एस्पेक्ट तक लेके जाना। ठीक है, सो द फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948 जो एनाक्ट किया गया था, जो कंट्रोल करता है फार्मेसी फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड बाकी सब मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37 विच सेज दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 इंक्लूड्स टू प्रिवेंट substandard drug substandardness in drugs, to regulate Ayurvedic, Siddha and Unani drugs, to regulate import, manufacture, distribution and sale of drug and cosmetic, या डी ऑल ऑफ दी अबव। सो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसका बेसिक मोटिव क्या होता है? पहले तो आप चीज खुद से एनालाइज कीजिए। टू प्रिवेंट सबस्टैंडर्डनेस इन ड्रग, यस। ड्रग एंड कॉस्मेटिक अगर इसका ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ही देखेगा कि कोई मिस ब्रांडेड ड्रग है या कोई स्प्यूरियस ड्रग है कि नहीं, सबस्टैंडर्डनेस है कि नहीं, अडल्ट्रेटेड है कि नहीं, ये सब चीजें किसकी होगी? इसकी होगी। ठीक है, चलो हम इसको होल्ड पे डालते कि यस ये हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है। बी बोला है कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स को भी ये रेगुलेट करता है। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, भले हमको पता नहीं। या फिर आप ऐसे सोचेंगे कि कहीं इसके लिए कोई अलग एक्ट तो नहीं है, लेकिन ये है तो ये ड्रग्स के अंदर, तो ड्रग्स के अंदर ही आना चाहिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बिकॉज ये यहाँ पे स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा कि एलोपैथिक है या आयुर्वेदिक है। सो ये भी आ सकता है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। देन रेगुलेट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। जो इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का सेल वगैरह चीजों को रेगुलेट नहीं करेगा तो बेसिक इसका पर्पज ही क्या हो गया? हम पहुंच गए, ये तीनों भी काम होता है, ये तीनों भी इंक्लूड किया जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। ये तीनों चीजें जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 में इंक्लूडेड है एंड इसका जो रूल्स है वो कौन से है? 1945। देन शेड्यूल्स जो होते हैं, शेड्यूल्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल्स है ए बी सी, जिस तरह से टिल वाई शेड्यूल है, वो सारे शेड्यूल्स का वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, या तो यूट्यूब पे या तो जीडीसी के ऐप पे आपको मिल जाएगा। ये शेड्यूल्स के वीडियो मैंने बनाया है, पूरे ए टू जेड शेड्यूल, जितने भी सारे शेड्यूल्स है ए टू वाई, वो सारे ट्रिक्स के साथ मैंने रिलेट करके बताए हैं। अगर आपका वो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपके लिए वो बोनस मार्क होंगे, क्योंकि इस तरह से मैंने उस शेड्यूल्स को पढ़ाया है कि आप जस्ट एक बार उस वीडियो को सुन लेना, आपके दिमाग में अपने आप वही चीजें चलते रहेगी। ठीक है, अगर वो वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे रिलीज हो जाता है, आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए ना, यू विल गेट दैट वीडियो, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 सेज दैट डिफ्यूजन हाइपोक्सिया is likely to occur only after the use of nitrous oxide because it dash is a respiratory depressant, has low blood solubility and used in high concentration, is very potent anesthetic and interferes with the diffusion of oxygen into the tissue. So the correct answer is it has a low blood solubility and used in higher concentration, and that's why it causes the likely to occur diffusion hypoxia. क्या होता है जब इनहेल किया जाता है इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन में? व्हेन इनहेलेशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज डिसकंटिन्यू, जब फिर डिसकंटिन्यूड मतलब जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे और डायरेक्टली डिसकंटिन्यू किया जाता है, तो
हाई ब्लड पार्शियल प्रेशर होने की वजह से जो है वो एल्वियोलाई में, जो ब्रोंकाइज में एल्वियोलाई होती है उसमें रैपिडली ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाइपोक्सिमिक कंडीशन, जहाँ पे ब्लड के पास लो ऑक्सीजन वाली कंडीशन जो है वो होती है। गॉट इट। देन आता है क्वेश्चन नंबर 39 विच सेज दैट more likely to affect the cytochrome P450 enzyme drug metabolizing system. So जो cytochrome P450 एंजाइम को कौन सा ड्रग मेटाबोलाइजिंग सिस्टम मोरली अफेक्ट करता है इन चारों में से? ऑप्शन डी रैनिटिडीन, फोमेटिडीन, सिमेटिडीन या रोक्साटिडीन। सो ये जो है ना, ये टेबल, ये पर्टिकुलर टेबल है ना, ये इनिबिटर और इंड्यूसर दोनों जो साइटोक्रोम एंजाइम जो हमारे लिवर एंजाइम है इसको डिटरमाइन करता है। एक्सप्लेनेशन है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या H2 रिसेप्टर, ये जो सारे हैं वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ठीक है। दे आर द क्लास ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सप्रेसिंग एजेंट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन वेरियस गैस्ट्रिक कंडीशंस, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हमको पूछा गया है जो साइटोक्रोम एंजाइम जो है इनिबिटर इंड्यूसर्स के बारे में, तो ये जस्ट एक बार आप देख लेना, हम अभी वापस से गो थ्रू कर देंगे। सो व्हाट इज पी साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम, 5 एंजाइम साइटोक्रोम P5 एंड साइटोक्रोम P7 के इनिबिटर्स। तो ये तीनों एंजाइम साइटोक्रोम कौन से बोले? 3A4, 5 एंड 7, ये जो तीनों एंजाइम है इसका जो इनिबिटर्स है वो कौन से ड्रग है, मैं जस्ट एक बार गो थ्रू लिस्ट कर देती हूँ। आपके जस्ट कान में भी पड़ गया ना तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। इंडिनावीर, नल्फिनावीर, रिटोनावीर, एम्यूडेरॉन, एजिथ्रोमाइसिन, सिमेटिडिन, सिमेटिडिन जो कि हमारा आंसर है। सो दिस इज इनिबिटर, ठीक है, यही अफेक्ट करता है P450 एंजाइम को भी। देन क्लैरिथ्रोमाइसिन, डिल्टियाजम, इरिथ्रोमाइसिन, फ्लुवोक्सामाइन, ग्रेप फ्रूट जूस, ये भी पूछा जा सकता है, ग्रेप फ्रूट जूस इज द इंड्यूसर और इनिबिटर। इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, मीबेफ्रेडिल, नेफाजोडोन, वेरापामिल, ठीक है, ये सारे जो है वो इनिबिटर में आते हैं। एंड वही इंड्यूसर जो इंड्यूस करता है मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को इंड्यूस करता है वो कौन से है? कार्बामाजेपिन है, फिनोबार्बिटॉल है, फेनिटोइन है, रिबाब्यूटिन है, रिफाम्पिन है, देन रीफाब्यूटिन, हाँ रीवा नहीं, रीफाब्यूटिन एंड सेंट जॉन वॉट्स है, देन ट्रोग्लिटाजोन है, एप्रिप्रिटेंट है, ये सब चीज है, ठीक है। सो ये जो टेबल है एज सच तो जीडीसी के बुक्स में अवेलेबल होता है, आपके पास कोई भी बुक है तो उसमें ये टेबल जरूर से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो और नहीं है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इजीली आपको गूगल से अवेलेबल हो जाएगा। सो ये चीज आपको याद रखना जरूरी है, तो याद रखना प्लीज। एंड इसमें आपको क्या पूछा गया था कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, उसको अफेक्ट कौन करता है? तो सिमिटिडिन है वो अफेक्ट करता है, कैसे? इनिबिट करके, इस एंजाइम को इनिबिट करके अफेक्ट करता है। देन लास्ट के 10 क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड इन द इरेडिकेशन ऑफ H pylori इन्फेक्शन दैट इज हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन इज मेट्रोनिडाजोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही H pylori के इन्फेक्शन से इन्फेक्शन को इरेडिकेट करने में हेल्प करते हैं। सो हेलिकोबैक्टर पायरोली प्रीवियसली नोन एज कैम्पलीबैक्टर पायरोली, ये ग्राम नेगेटिव होता है, फ्लैजिलेट होता है, फ्लैजिला होते हैं इनमें, एंड बैक्टीरियम होता है। इसकी जो है एक सिक्वेंशियल थेरेपी होती है, ट्रिपल थेरेपी होती है। इसका रेजिम बता देती हूँ। ट्रिपल थेरेपी में पीपीआई डोज जिसमें अमोक्सिसिलिन है, क्रेथ्रोमाइसिन है, फर्स्ट लाइन थेरेपी है। हमको जो पूछा ये सिक्वेंशियल डोज का पूछा है, जिसमें फर्स्ट 5 डे में ये दिया जाता है पीपीआई स्टैंडर्ड डोज, देन उसके बाद अमोक्सिसिलिन है, मेट्रोनिडाजोल एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों भी है, वो यूज किया जाता है H pylori के इन्फेक्शन में। गॉट इट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन इज क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें आपको पूछा गया है ondansetron probably mediates its anti-emetic effect by interfering with this receptor system। आपको ये नहीं पूछा कि ondansetron क्या करता है, आपको पूछा है कि ये कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है। सो मस्कैर्निक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, गावा रिसेप्टर या सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। सो ondansetron क्या करेगा? ब्लॉक करता है डीपोलराइजिंग एक्शन ऑफ 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर को 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर भी 5HT रिसेप्टर भी बोला जाता है। 5HT रिसेप्टर, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिसेप्टर होता है, ठीक है, इसी को सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर बोला जाता है। तो ये जो ondansetron है ये सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। अगेन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, अगर क्लासिफिकेशन कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डन हो जाते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन को करके ही रखो। सो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ondansetron जो है ब्लॉक करता है डीपोलराइजिंग एक्शन जो होता है
5-HT का exerted to 5-HT3 receptor via vagal afferent in GIT as well as nucleus tractus solitarius and chemoreceptor trigger zone। तो इस पे एक्ट करके ये जो है ऑन्डेनसेट्रॉन जो है ब्लॉकिंग एक्शन ये करता है, एक्सर्ट करता है। एंड कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है? 5-HT3 रिसेप्टर। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको पूछा जाए कि विच रिसेप्टर पे एक्ट करता है, सो इट इज 5-HT3 रिसेप्टर। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 विच सेज दैट अ मॉस्किटो मेडिकल डिवाइस इज यूज्ड फॉर कटिंग, स्ट्रेचिंग, क्लैंपिंग या टैग सूचर। सो द करेक्ट आंसर इज क्लैंपिंग। अगेन सर्जिकल फार्मेसी से ये क्वेश्चन है। सो हेलस्टेड मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप जो है वो यूज किया जाता है क्लैंपिंग एंड कंट्रोलिंग स्मॉल ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर के टाइम। दे फीचर शॉर्ट फाइन जॉज विद डेलिकेट serrated tips that provide a secure grip on small arteries and veins। small arteries and veins होते हैं, उस पर secure grip पाने के लिए ये हेलस्टीड मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप यूज किया जाता है। तो ये फोर्सेप का टाइप है। यस, दिस इज दिस फोर्सेप मॉस्किटो डिवाइस जिसको कहा गया है। एंड यहाँ पे इसको सेरेटेड रिज होती है, ऐसे ऐसे सेरेटेड रिज आपको दिख रही होगी। सो स्मॉल वेन्स एंड आर्टरीज को कंट्रोल या होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। Then is question number 43, which is again from jurisprudence. DTAB and DCC committee controls Ayurvedic drug, Unani drug, allopathic drug and cosmetics. So it is allopathic drug and cosmetic, इनको कंट्रोल करने का काम होता है DTAB और DCC का। DTAB जो है वो टेक्निकल बोर्ड होता है, दैट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एंड DCC इज ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। सो ये जो DCC है वो एडवाइस करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड यूनिफॉर्मली इन होल इंडिया। एंड टेक्निकल कोई भी एडवाइस देनी हो तो ये काम जो होता है वो डीटैप का होता है। विल गो थ्रू एक्सप्लेनेशन। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, किसने कॉन्स्टिट्यूट किया ये आपको पूछा जा सकता है। हु कॉन्स्टिट्यूट डीटैप एंड डीसीसी? सो इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू जो अराइज होते हैं उन टेक्निकल मैटर को डील करने का काम जो होता है वो डीटैप का होता है। वैसे ही डीसीसी दैट इज ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी जो है अगेन एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस करती है सेंट्रल को एंड स्टेट गवर्नमेंट को और द मैटर जो कि टू सिक्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स यूनिफॉर्मली हर स्टेट में इक्वली अप्लाई हो रहा है कि नहीं, यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये इसकी पर्टिकुलर एडवाइस जो भी होगी वो डीसीसी जो है वो किसको देता है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, एडवाइस देता है। तो ये जो था ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 43। देन इज क्वेश्चन नंबर 44 which says that prostaglandins and leukotriene both are the derivatives of। prostaglandin and leukotriene किसके डेरिवेटिव? अर्गोटामाइन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जो कि है सेरोटोनिन, एराचिडोनिक एसिड या ग्लाइकोपेप्टाइड। सो द करेक्ट आंसर इज एराचिडोनिक एसिड। सो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये दोनों भी है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स दे आर ऑटोकॉइड्स। सो दिस आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द लिपिड ऑटोकॉइड जो होते हैं जो एराचिडोनिक एसिड से डिराइव होते हैं। देन उसके बाद ये मेडिएट करते हैं पैथोजेनिक फंक्शन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए। यस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेमेशंस एंड इन बॉडी ये 3 टाइप होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन। ठीक है, ये डिराइव होते हैं इकोसा रिंग से। इकोसा मतलब 20 कार्बन रिंग होती है एंड इनको कलेक्टिवली इकोसोनॉइड्स कहा जाता है। कलेक्टिवली इनको इकोसोनॉइड्स कहा जाता है। इन ह्यूमन टिश्यू द फैटी एसिड रिलीज फ्रॉम द मेम्ब्रेन लिपिड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, इनको बोला जाता है बिकॉज ये डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? 5, 8, 11 पे प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड एराचिडोनिक एसिड में। 5, 8, 11 और 14 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये कार्बन पे, इसके लिए इनको बोला जाता है 5, 8, 11 इकोसा टेट्रानोइक एसिड। एंड ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखो। 5, 8, 11, 14 इकोसा टेट्रानोइक एसिड, इसको दिस इज what it is। एंड ये डबल बॉन्ड की पोजीशन 5, 8, 11 और 14। देन आपको पूछा क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें पूछा गया मोंटेलुकास्ट इज सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट या ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। सो जो मोंटेलुकास्ट है वो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। मोंटेलुकास्ट, जाफिलुकास्ट जो हमने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, अगेन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। सो ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से है, आपको करके जाना इंपॉर्टेंट है। सो मोंटेलुकास्ट, जाफिलुकास्ट जो सिमिलर एक्शन एंड क्लिनिकल यूटिलिटी पे है। आपने मोंटेकॉप सिरप के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें मोंटेलुकास्ट होता है। नॉर्मली हम सर्दी में भी बहुत बार यूज करते हैं मोंटेलुकास्ट को। सो दे कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज दिस ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को। कॉम्पिटिटिवली ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को क्या करता है? एंटागोनाइज करता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं
increase vascular permeability, recruitment of eosinophils and very safe drug है and very safe drug, लेकिन इनका जो साइड इफेक्ट है ये पूछा जा सकता है कि चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम जो है वो किसके वजह से होता है। सो इट इज ड्यू टू इकोसोनाइट, ऐसा बोला जा सकता है, ऑटोकॉइट्स बोला जा सकता है, या इनको इनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आपको पता चलना चाहिए कि चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम जो है वो ल्यूकोट्राइन की वजह से होता है। सो it is due to this. Now, what is Churg-Strauss syndrome? It is vasculitis with eosinophilia. ठीक है? Then is question number 46, which says that which antihistamine has anti-serotonin effect? कौन से antihistamine के पास anti-serotonin effect है? Options is cetirizine, cyproheptadine, fexofenadine या promethazine. So the correct answer is cyproheptadine. Cyproheptadine, cetirizine इनके पास रहता है. So let us go for the explanation. Anti-serotonin effect कौन से antihistaminic के पास है? So antihistaminic would like cyproheptadine, cetirizine ये 5-HT antagonist effect दिखाते हैं serotonin को इनहिबिट करने का। इट ब्लॉक्स द 5-HT2A रिसेप्टर को एंड एडिशनली H1 एंटीहिस्टामिनिक रिसेप्टर को। एंटीकोलिनर्जिक एज वेल एज सिडेटिव प्रॉपर्टीज भी है। सो इसके पास एंटीकोलिनर्जिक भी और एंटी सिडेटिव प्रॉपर्टीज भी है। देन एपेटाइट इंक्रीज करता है। जो पुअर ईटिंग चिल्ड्रंस होते हैं, यानी कि जो खाना कम खाते हैं, उनको उनकी एपेटाइट इंक्रीज करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। देन yes, that's it, you can remember, that's it. सो सिप्रोहेप्टेडिन ये भी अगेन ड्रग क्लासिफिकेशन में ऐसा है कि एंटी हिस्टामिनिक विद एंटी सेरोटोनर्जिक इफेक्ट ऐसे क्लासिफिकेशन भी है। तो उस क्लासिफिकेशन में से सिप्रोहेप्टेडिन एंड सिनरेजिन इज द एग्जांपल। देन आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47 विच सेज दैट चरस इज सेपरेटेड रेजिन ऑफ द प्लांट। ओपियम पॉपी, कैनबिस सटाइवा, एट्रोपा बेलोडिना या अकेशिया। सो द करेक्ट आंसर इज कैनबिस सटाइवा जो है वहां से हमको चरस मिलता है। इसको मैंने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की मेरी वीडियो सीरीज है वहां पे कैसे पढ़ा है। चरस को कैसे याद रखोगे कि ये रेजिन है, अगर इसमें तो बोल दिया है रेजिन है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है ना द चरस इज विच पार्ट ऑफ द कैनबिस प्लांट, ऐसा पूछा जा सकता है। सो कैसे याद रखना, आर फॉर चरस में आर आता है तो आर इज फॉर रेजिन, सेपरेटेड रेजिन, ऐसे याद रख सकते हो। भांग है तो भांग में हम होली को याद रखना है कि होली में क्या हम लोग लीव्स देखते हैं, ड्राइड ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। सो भांग को उसके तरह से हम लीव्स की तरह याद रख सकते हैं। गांजा को हम गंजा करके याद रख सकते हैं। गंजा मतलब फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स। तो गंजा मतलब उसका टॉप पोर्शन जो है वो बाल्ड होता है। टॉप पोर्शन बाल्ड होने की वजह से इसको गंजा को हम लोग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप से गांजा को रिलेट करते हैं। सो फीमेल इनफ्लोरेसेंस ऐसे रिलेट हो गया। एंड चरस को मैंने कैसे बोला है कि हम लोग रेजिन, चरस में आर आता है तो आर से रेजिन हमने रिलेट कर दिया। देन आता है क्वेश्चन नंबर 48 विच सेज दैट अ नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय state government, central government, PCI या all of the above. So the correct answer is the narcotic commissioner is appointed by central government. Central government जो है नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट करता है अंडर द सबसेक्शन सेक्शन 5 of the Narcotic and Psychotropic Substance Act of 1985. Got it? So ये नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 विच सेज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स एंड रेट ऑफ एक्साइज लेविएबल ऑन सच प्रिपरेशन थ्रू आउट द कंट्री इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। एक्साइज ड्यूटीज यानी कि जो टैक्सेस लगाने का काम होता है। सच प्रिपरेशन मीन्स विच प्रिपरेशन, यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा क्विक है। कौन से प्रिपरेशन जो कि अल्कोहलिक चीज कंटेन करते हैं या अल्कोहल जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, जैसे कि असावाज एंड अरिस्टास हो गए। सो इनको रेगुलेट करने की इनका जो ऑब्जेक्टिव वो कौन से एक्ट में दिया गया? इट इज मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट ऑफ 1955, पॉइजन एक्ट ऑफ 1910 और बोथ ए एंड बी एंड नन। सो इट इज मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट ऑफ 1950 इसमें दिया गया है। इसमें जो है सब ड्यूटीज देखा जाता है, बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज है। कब ड्यूटीज पे करना है, अल्कोहल स्पिरिट इशू करते समय या प्रिपरेशन और डिस्ट्रीब्यूट करते समय कब उनको टैक्सेस देना है, कब लेवीज देना है, ये सारी चीज जो है ये पर्टिकुलर एक्ट मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में दी गई है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है ये पर्टिकुलर एक्ट है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड कलेक्शन ऑफ लेवीज एंड ड्यूटीज फॉर द अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन या ओपियम या कैनबिस या हेम कंटेनिंग प्रिपरेशन जो होती है उसको उसमें ये ड्यूटीज पे करने का प्रोविजन इसी पर्टिकुलर एक्ट में दिया गया है। यूनिफॉर्मिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन की यूनिफॉर्मिटी हो थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द कंट्रीज, ये भी चीज इन्होंने प्रोवाइड की है। एंड मिसयूज ना हो सके अल्कोहल का, क्योंकि ये जो अल्कोहल होता है वो इजिली मिसयूज हो सकता है। ठीक है, सो इसी वजह से मिसयूज ना हो सके इसलिए इनको टैक्सेस लगाने का काम है।
एंड एग्जॉस्टिव रूल्स एंड प्रोविजन, जो सारे जो कि अल्कोहल है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, असावास, अरिस्टस, ये सारी चीजें जो जो भी ऑब्जेक्टिव है वो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में दिया गया है। The last question is question number 50, which says that which of the following drugs comes under the category of GABA derivatives? So GABA derivatives का कौन सा ड्रग है? Mefenacin, diazepam, baclofen या trazodone? So the correct answer is baclofen. Baclofen is GABA receptor का derivative. So let us see the explanation. इनिबिटरी गाबा रिसेप्टर का ये अगोनिस्ट है, सिलेक्टिव गाबा भी अगोनिस्ट है, ठीक है, and it produces muscle weakness but less sedative than diazepam. Mefenazine क्या है? It is cause muscle relaxation animals में without producing unconsciousness. Muscle relaxation करता है without producing unconsciousness में mefenazine है. Then diazepam तो हमको पता है benzodiazepine है. Then उसके बाद trazodone जो है first atypical antidepressant है, first atypical antidepressant है. So this is done with the ITBP pharmacist 2019 का क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया है एंड लास्ट क्वेश्चन डन। लास्ट में अगेन आपको कोई भी चीज चाहिए होगी रिगार्डिंग एनी फ्री थिंग्स जिसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो जाके ये जीडीसी का ऐप डाउनलोड कीजिए। एवरीथिंग इज एक्सेसिबल देयर, एवरीथिंग यू विल गेट इट। आपको जो चीज चाहिए फार्मा रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, सेमिस्टर हो, कोई भी प्रिपरेशन हो, सारी चीजें अवेलेबल है हमारे जीडीसी ऐप पे। जाके एक बार देखिए, एक बार सर्च कीजिए एंड इसको इंस्टॉल कीजिए। कहाँ पे जाके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसको स्कैन कीजिए या तो फिर प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए जीडीसी क्लासेस, यू विल गेट देयर, इंस्टॉल इट एंड गेट द बेनिफिट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग एंड स्टेइंग अप टू दिस एंड थैंक यू सो मच। विल मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम कोई अलग एग्जाम का पेपर डिस्कस करते हुए, गवर्नमेंट एग्जाम का। सो स्टे ट्यून टू जीडीसी क्लासेस। थैंक यू।